Welcome to SESH Publication. So today we are having Rani Kumari ma'am with us. Firstly, I would like to congratulate you ma'am for having your book published with us. And अब जब आपकी book already published हो चुकी है and it is available on all the platforms, so how are you feeling? बहुत ही अच्छा लग रहा है। और किताब SGSH पब्लिकेशन में मेरी ये तीसरी बुक है। पहले भी मैंने अपना मेरी ये चौथी बुक है। तो हर बार एक अलग सा फीलिंग्स होता है कि मैं जो फील करती हूँ, जो मेरी ये तीसरी काव्य संग्रह है, तो मैं जो फील करती हूँ, पहले बहुत अच्छा एक्साइटमेंट लगता था, आज भी अच्छा लग रहा है, बढ़िया लग रहा है। हम्म, अ, हम लोगों को क्या है कि एक ही कि हमारी जो हमारा जो वजूद है वो हमारी जो सोच है वो लोगों तक पहुंचे। तो किताबों के माध्यम से, काव्य संग्रह के माध्यम से मेरी भरसक कोशिश होती है कि मैं दुनिया तक अपनी बातें पहुंचा पाऊं। वेरी अमेजिंग मैम। मैम सबसे पहले हमारी ऑडियंस को आप बताइए अपनी किताब के बारे में, जैसे कि आपने कहा कि हाँ ये एक काव्य संग्रह है। तो जी। कविता लिखना अपने आप में ही एक कला है, एक अलग तरह की कला है जो हर किसी को सीखने में थोड़ा सा वक्त लगता है। तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि अगर कोई इंसान कवि बनना चाहता है तो क्या उसे स्टेप्स लेने चाहिए, किस तरह से उसे लिखना चाहिए कि वो अपनी शैली को इम्प्रूव कर सके। मैम, मैं बहुत पुरानी नहीं हूँ इस क्षेत्र में, मैं भी बहुत नई हूँ। और मैं पिछले अगर मैं राइटिंग के बारे में बात की जाए, मैं कविता कब से लिख रही हूँ, तो 2020 से मैं कविता लिख रही हूँ। उसके पहले मैं नहीं लिखती थी। मैं आर्टिकल लिखती थी, किसी मुद्दे, सोशल मुद्दे जो हुए, पॉलिटिकल मुद्दे हुए, उस पे लिखा करती थी, कोई भी टॉपिक पे लिखा करती थी, कहानियां लिखा करती थी। लेकिन जब कविताओं के बारे में मैंने पहली बार 2020 में लिखा, जब कोरोना का पीरियड था, तो उस समय सोचा कि मैं कुछ लिखूं। लेकिन पब्लिश नहीं करवाई थी मैंने। मैंने पहली कविता पब्लिश करवाई थी 2022 में। 20 में मैं लिख लिख के डायरी में रख रही थी, लेकिन मैं पब्लिश नहीं करा रही थी। मेरा जो कविता का सफर है वो बहुत नया है, इसलिए आपने बोला है कि मैं तो मुझे ऐसा लगता था जब मैं इस क्षेत्र में आई कविता लिखने के, तो मुझे लग रहा था कि जिनको बहुत जो हिंदी सब्जेक्ट से होंगे, जिनका बहुत अच्छा होगा वो कर सकते हैं, लेकिन मेरा हिंदी नहीं था। मेरा जो विषय था वो हिंदी नहीं है। मैं शिक्षक हूँ, तो मेरा सब्जेक्ट हिस्ट्री रहा है। तो हिंदी पे हाथ आजमाना, मुझे हिंदी अच्छा लगता था, जिसके कारण से एक लगाव था। क्लास 9 से मैं लिखना शुरू कर चुकी थी। अच्छा। मतलब थोड़े थोड़े। हाँ, क्लास 9 में जब पढ़ती थी तो मेरे जो टीचर थे बहुत अच्छे थे। तो मैं उन्होंने मुझे प्रेरित किया और मैंने लिखना शुरू किया कि थोड़ा 2 लाइन लिख लेती थी, 4 लाइन। लेकिन तो मैम, जब मुझे लगता था कि कविता लिखना एक बहुत बड़ा टास्क होता है, तो जब मैं पहली कविता लिखी थी तो मैंने अपने टीचर को दिखाया था, मेरे दोस्तों को दिखाया, तो बोले वो लोग बहुत अच्छा लिखती हो, लिख सकती हो। तो लिखते लिखते एक साहस आ गया लिखने का कि मैं भी लिख सकती हूँ। कविताओं पे मुझे बहुत ज्यादा ये नहीं था, तो बहुत नई हूँ मैं औरों की तरह ही। और बहुत शब्द नहीं है, ठीक है। आप में तीसरी काव्य संग्रह आई है, तो पहले की अपेक्षा एक सुधार देखा जा रहा है मेरी लेखनी में। तो जो लेखक होते हैं वे ऐसे ही सुधार करते करते बहुत अच्छा लिखना शुरू कर देते हैं। तो अमेजिंग। उसी दिशा में हूँ। अमेजिंग मैम। ओके, तो मैम ये बताइए कि आपके लिए जिंदगी का क्या मतलब है। मैम, जिंदगी अ, सभी के लिए अलग अलग जिंदगी का पहलू है, सभी लोग अलग सोचते हैं जिंदगी को लेकर। और मैं जिस एज में हूँ, उस एज के अनुसार मैं समझ सकती हूँ कि पहले, आज के 5 वर्ष पहले या 10 साल पहले मैं जिंदगी को लेकर क्या सोचती थी। लेकिन जैसे जैसे आपका एज बढ़ता जाता है, आपकी सोच में बदलाव आता है। और जैसे ही सोच में बदलाव आता है, जिंदगी को लेकर हमारा नजरिया भी बदलता है। तो मेरा मानना है कि हर व्यक्ति को जिंदगी अपने हिसाब से जीना चाहिए। और वो जो कुछ करना चाहते हैं लाइफ में, कि दुनिया क्या कहेगी, या हम ऐसा करेंगे तो लोग इस तरह की बातें करेंगे, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। जैसे मैं अपनी लाइफ की बात करूँ, तो जब मैं लिखना शुरू की थी या पढ़ना शुरू की थी, कंपटीशन की तैयारी, तो लोग
हर तरह की बातें करते थे। तो हमें इन सारी बातों से ऊपर उठकर अपने अपने बारे में सोचना चाहिए। जब हम जिन जैसे आप देखें, देश के महान गांधी जी हुए, एपीजे अब्दुल कलाम हुए, जवाहरलाल नेहरू हुए, सुभाष चंद्र बोस हुए, उन्होंने जिंदगी को अपने नजरिए से जिया और देश के लिए अपने को समर्पित कर दिया। आज हमारे पास जो तस्वीर हम देश की देखते हैं, हमारे पास कुछ नहीं है करने को। हम अपने विचारों को, हम अपने देश की जो सकारात्मक है, नकारात्मक है, उसको अपने विचारों से कैसे बदल सकते हैं, अपने करनी से कैसे बदल सकते हैं, अपने कार्यों से कैसे बदल सकते हैं, वो हम अपने विचारों से, अपने व्यवहार से बदल सकते हैं। तो समाज में हमें कुछ करना है, वो एक जिंदगी का जीने का नजरिया है। हम उस जिंदगी को अगर उस तरह से सोचे तो हम अपनी जिंदगी को सार्थक बना सकते हैं। तो जिंदगी हमेशा एक लक्ष्य के प्रति होना चाहिए। एक लक्ष्य प्राप्त हो गया तो फिर दूसरे लक्ष्य की प्राप्ति में लगे रहना चाहिए। तो जिंदगी, तभी जिंदगी को जीने में मजा है, चुनौती के रूप में। अमेजिंग मैम। ओके, तो मैम जैसे आप एक शिक्षिका हैं, है ना? तो एक शिक्षक के नजरिए से मैं जानना चाहूंगी कि टीचिंग एक्चुअली क्या है? इज इट अ स्किल और इज इट एन आर्ट? दोनों है मैम। देखिए, स्किल भी है और आर्ट भी है। आज हम देखते हैं कि बच्चों और शिक्षक में जो एक तारतम्यता जो होती है, एक संबंध जो होता है, वो कहीं ना कहीं छूटता जा रहा है। टीचर शिक्षा को व्यवसाय बनाते जा रहे हैं। स्टूडेंट भी के मन में भी शिक्षक के प्रति वो आदर नहीं रहा जो कभी हम लोग अपने शिक्षक के लिए रखते थे, है ना? तो हम हर स्टूडेंट इस दृष्टि से नहीं रखते। तो कई बार हम देखते हैं, जब हम अपने वैदिक काल में जाते हैं या पुरातन काल में जाते हैं, तो हमें पता चलता है कि वहाँ गुरुकुल व्यवस्था थी। तो बिल्कुल। आज भी हम उसको मिस कर रहे हैं, क्योंकि एक टीचर और स्टूडेंट, शिष्य और गुरु का जो संवाद होता था, जो गुरुकुल में रहकर होता था, वो संबंध आज कहीं ना कहीं टूट सा गया है। टीचर और स्टूडेंट में संबंध वैसा नहीं रहा है। आज देखिए, हम लोग ये भी देखते हैं कि जो बहुत ही इंटेलिजेंट स्टूडेंट होता है, उसके प्रति शिक्षकों का बहुत लगाव होता है, लेकिन जो स्टूडेंट बहुत अच्छा नहीं कर पाते हैं, तो हमारा उनके प्रति वो कनेक्शन नहीं रहता है। तो ये पढ़ाई के लिए हम कैसे विद्यार्थियों को अपने तरफ आकर्षित करें। अगर कोई विद्यार्थी पढ़ने में मन नहीं लगा रहा, क्लास में उनका ध्यान नहीं लग रहा, तो ये शिक्षक का स्किल और आर्ट दोनों काम आता है इसमें। वो अपनी कला, उनकी जो पढ़ाने की कला है, इतनी प्रभावशाली होनी चाहिए कि जो विद्यार्थी पढ़ना नहीं भी चाह रहा है, वो भी खिंचता हुआ आ जाए विद्या अपने अपनी क्लास में। जैसे मेरा कभी मैथ के प्रति बहुत ज्यादा झुकाव नहीं रहा। मैं इसके लिए, टीचर भी मेरे इसके लिए बहुत ज्यादा जिम्मेदार है, लेकिन मेरा इतिहास के प्रति बहुत रहा, हिंदी, संस्कृत, बायोलॉजी के प्रति बहुत झुकाव रहा। क्यों रहा? क्योंकि मुझे टीचर बहुत अच्छे मिले थे। तो स्टूडेंट तो एक घड़ा है, उसको आप कैसे आकार देते, मिट्टी को आप जैसे बनाइएगा वैसा वो बनेगा। तो इस तरह से हमें बच्चों को भी अपनी जो कला है, अपनी जो शैली है, अपना जो उनके प्रति प्रभावशाली तरीके से पढ़ाने का जो तरीका है, उस तरीके से विद्यार्थियों को स्नेहवश अपने तरफ आकर्षित करके शिक्षण व्यवस्था में क्या जरूरी है, इसकी बारीकियों को बता के हम तो स्टूडेंट का बहुत ही यहाँ रोल नहीं, मुझे लगता है कि स्टूडेंट तो है ही, लेकिन उनको शिक्षा के प्रति रुचि उत्पन्न करने के लिए टीचर को भी शुरुआत से प्राइमरी जो एजुकेशन होता है वहीं से शुरुआत कर देनी चाहिए। तो लगाव हो जाता है बच्चों को अपनी शिक्षा से, अपनी पढ़ाई से। अमेजिंग मैम, दैट्स रियली ग्रेट। ओके, तो मैम जब हम बात करते हैं एजुकेशन सिस्टम की, और जैसे अभी आपने बात करी गुरुकुल प्रथा की, तो उस समय जिस जी तरीके की एजुकेशन सिस्टम होता था और जो आज का एजुकेशन सिस्टम है, आपको क्या लगता है कि इसमें से कौन सा ज्यादा बेटर था और किस तरह से हम उस मतलब इन दोनों को जोड़ करके थोड़ा और जो लूप होल्स हैं अभी एजुकेशन सिस्टम के, उनको हम कहीं ना कहीं एक तरह से हटा सकते हैं, उनसे हमें छुटकारा मिल सकता है? मैम, देखिए, परिस्थितियों के अनुसार परिवर्तन होना चाहिए। उस समय गुरुकुल व्यवस्था की निहायत जरूरत थी। और मुझे ये भी लगता है कि जब हम लोग देखते हैं, तो उस समय
महिलाएं गुरुकुल में नहीं जा सकती थी, उनको घर से बाहर जाना पड़ता होगा। तो परिस्थितियों के अनुसार परिवर्तन बहुत जरूरी है, और हम ऐसी बिल्कुल कल्पना नहीं कर सकते कि आज हम गुरुकुल जैसी व्यवस्था बना पाए। अगर हम गुरुकुल जैसी व्यवस्था बना पाएंगे तो बहुत चीजें छूट जाएंगी पीछे। हम देखेंगे कि जो शकल नामांकन अनुपात है वो भी घटने लगेगा। कैसे घटने लगेगा? महिलाएं पढ़ने नहीं जाएंगी, लड़कियां हमारी घर पे ही रह पाएंगी। गुरुकुल का मतलब घर से बाहर जाना हो। तो जो हम आज हमारा एजुकेशन के प्रति जो जोर है कि बहुत सारी महिलाएं पढ़े, बच्चे पढ़े, सभी लोग पढ़े, एक इक्वलिटी में आए, तो वो चीज रह जाएगा। तो हम इसको सिमिलर तरीके से, कंबाइंड तरीके से चला सकते हैं। जैसे हमने देखा शांति निकेतन जो रविन्द्रनाथ टैगोर का था, उन्होंने जिस तरह से शांति निकेतन की स्थापना करके और किस तरह से उन्होंने बच्चों को वोकेशनल कोर्स से, व्यवसायिक शिक्षा से जोड़ा, उनके शिक्षक और शिष्यों में किस तरह से संबंध रखा जा सकता है उस दिशा में काम किया। साथ ही साथ अभी जो वर्तमान जो स्थिति है उसके लिए जो अभी कोर्सेज चल रहे हैं, जिस तरह की जरूरी चीजें हैं वो होनी चाहिए, वो अभी भी है शिक्षा में, लेकिन उसको हमें उस अपने अनुसार ढालना चाहिए, एडजस्टमेंट होना चाहिए। विद्यार्थियों और शिक्षक दोनों को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करनी चाहिए, और दोनों एक दूसरे को अवॉइड ना करें, उसकी निहायत जरूरी कुछ आवश्यकता को समझे और उस पर काम करें। तभी हम देख सकते हैं कि शिक्षा में आमूलचूल परिवर्तन आ सकता है। तो हम कभी भी ये नहीं सोचेंगे कि गुरुकुल अच्छा था या अभी की व्यवस्था अच्छी है। अगर हम दोनों को मिश्रित करके एक नई व्यवस्था की ओर अग्रसर होंगे तो बहुत ज्यादा हमारे देश के लिए लाभदायी होगा। बिल्कुल मैम। मैम आज के समय में हम एक चीज बहुत ज्यादा देख रहे हैं कि हमारी जो यंग जनरेशन है उनका झुकाव कहीं ना कहीं वेस्टर्न कल्चर की तरफ बहुत ज्यादा है। तो वी आर लाइक अंधाधुंध वेस्टर्न कल्चर को फॉलो कर रहे हैं बिना ये सोचे, और अपनी खुद की जो वैल्यूज हैं, जो हमारे कल्चर की वैल्यूज हैं, उनको कहीं ना कहीं हम छोड़ते चले जा रहे हैं। तो इसके बारे में आप क्या सोचती हैं? देखिए, हमारी संस्कृति, जो हमारी संस्कृति रही है, उस संस्कृति का ये भी है कि माता पिता, टीचर, ये दोनों बहुत मायने रखते हैं कि हम क्या कर रहे हैं। जी। अगर हमारे माता पिता अपने दायित्वों को निभाएं और उनके अंदर, बच्चों के अंदर बचपन से ही ये संस्कार आए कि किस तरह से हमें अपने बड़ों के पैर छूने चाहिए, पूजा पाठ समय पर करना चाहिए, और हर व्यक्ति का एक टाइम फिक्स होना चाहिए। तो चाहे वो पहनावे में हो, खाने में हो, बातचीत में हो, शिष्टाचार में, व्यवहार में हो, सारी चीजें जो है वो हमारे संस्कार पर निर्भर करती है। तो बहुत सारी चीजें हमारे समाज में सिर्फ व्यवसाय के लिए हो रहा है, चाहे वो सिनेमा हो, चाहे वो खेल कूद हो, चाहे वो साहित्य हो। हम ऐसे साहित्य, ऐसे मूवीज दे रहे हैं जिसके कारण से लोग उसी को फॉलो करते हैं। तो हमें उस चीज को तोड़ने की आवश्यकता है। हमें बच्चों को बताना है कि बहुत कुछ है, आज इंटरनेट के युग में बहुत कुछ मौजूद है, लेकिन ये हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम किसको यूज करें। कई बच्चे जो गरीब है यूपीएससी निकाल लेते हैं नेट के माध्यम से, उनको कई कोचिंग की आवश्यकता नहीं होती है। यूपीएससी पीएससी निकाल रहे हैं, नीट निकाल रहे हैं, क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि उनको उपयोगिता पता है। जब हमारे बच्चों में ये चीजें आ जाएंगी कि क्या हमारे लिए जरूरी है, और वो हमारे पेरेंट्स, हमारे जो शिक्षक है वही, और वो बचपन से ही आता है, वो एकाएक नहीं आता है। अगर पहली गलती बच्चे करे कि उनका जिद्दी होना, या वो हमें यही खाना है, हमें यही पहनना है, हमें वेस्टर्न के तरीके अपनाने हैं, अगर हम शुरू से ही उनको थोड़ा सा प्यार से, अच्छे से समझा दे और उनको बताए कि बच्चा ये देखो, इसके साथ ऐसे परिस्थिति भी आएगी, तो इस तरह से हम उनको हैंडल कर सकते हैं प्यार से। क्योंकि आजकल के बच्चे प्यार से ही समझते हैं, उनको डांटने से कभी वो समझते ही नहीं है। तो इस दिशा में हम काम कर सकते हैं। बच्चों में संस्कार बहुत जरूरी है, और वो संस्कार हम ही लोग भर सकते हैं। हमारे आसपास के माहौल ऐसे होने चाहिए कि लोग उनसे सीखें, ऐसी व्यवस्था की जानी चाहिए। और थोड़ा बहुत आजकल हम देख रहे हैं कि उस तरह का माहौल आया है। अमेजिंग मैम। सो माय क्वेश्चन इज कि आपके अकॉर्डिंग कौन से ऐसे दो सब्जेक्ट्स हैं जो आप जोड़ना चाहेंगी एजुकेशन सिस्टम में, जो हर बच्चे को कंपल्सरीली पढ़ाना ही चाहिए अकॉर्डिंग टू? बिल्कुल मैम। अभी
बहुत सारी नई शिक्षा नीति जो आई है हमारी, अ, दो जो अभी 2020 की, उसके अंतर्गत बहुत सारे कोर्सेज जोड़े गए हैं। लेकिन उससे इतर मैं बात करूं तो अम, अगर नए कोर्सेज की बात की भी जाए तो जैसे एआई का हो गया, स्किल डेवलपमेंट में जो काम हो रहे हैं, तो ये एकाएक नहीं आएगा। इसलिए नहीं आएगा क्योंकि उसके दिशा में हम काम नहीं कर रहे हैं। टीचर्स कब आएंगे? जब वो व्यवस्था, वो शिक्षा पहले से उपलब्ध है। तो हमारे अंदर, हमारे यहाँ वो कोर्स लाने के लिए पहले टीचर की उपलब्धता निश्चित करनी चाहिए। बिल्कुल। आप बताइए, आपके कॉलेज में, आपके यूनिवर्सिटी में वो व्यवसायिक कोर्स ले आया गया, वो शिक्षित, वो जी। कोर्स आ गया, लेकिन उसको पढ़ाने वाले उपलब्ध नहीं है। हाँ, हमने सिर्फ अमेरिका और यूरोपीय देशों को देखकर अपने यहाँ वो व्यवस्था लागू कर दी, लेकिन टीचर्स आएंगे कहाँ से? सही बात है। हर कॉलेज में वो टीचर्स आएंगे नहीं, तो वो धीरे धीरे, तो ये मैं नहीं कह सकती कि वो कोर्स ले आना चाहिए। हमें देखना चाहिए कि दूसरे देशों में कुछ हो रहा है, और हमें थोड़े थोड़े छोटे लेवल पर कहीं से शुरू करना चाहिए, फिर उसके विस्तार रूप देना चाहिए। एकाएक अचानक से हम पूरे इंस्टीट्यूट में इसको लागू कर देंगे तो वही व्यवस्था फिर मजबूर होके वो हमें वापस लेना पड़ेगा उस कोर्स को। तो धीरे धीरे करके जो कोर्स होने चाहिए, जैसे एआई का कोर्स हुआ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कोर्स हुआ, हाँ, स्किल डेवलपमेंट में भी बहुत सारे कोर्स आते हैं। तो उसके लिए हमारे पास टीचर भी उस अम, उनके पास उतनी योग्यता होनी चाहिए। किसी को भी हम ला के पढ़ा नहीं सकते, इससे हमारे बच्चे का भविष्य खराब होगा। बिल्कुल। अब जैसे मैं हिस्ट्री की टीचर हूँ और मुझे बोल दिया जाए साइंस पढ़ाने के लिए, तो वो नहीं होगा। आजकल हमारी शिक्षा व्यवस्था में ये देखा जा रहा है कि जो टीचर किसी और सब्जेक्ट के हैं, उनको उस सब्जेक्ट से पढ़ाया जा रहा है। तो ये हमारा ब्लंडर व्यवस्था होती जा रही है। तो पहले हम संसाधन देख लें और उसी के अनुकूल पूरी व्यवस्था को समेटे, संभाले, उसको लागू करे, तब कहीं जाके वो कारगर हो। तो अभी जो कोर्सेस आ रहे हैं वो यूजफुल है विद्यार्थियों के लिए, लेकिन हमें ये भी ध्यान रखना है कि वो पहली व्यवस्था में नहीं थी। तो टीचर कहाँ से आएंगे? टीचर तभी आएंगे जब उनको भी पहले से ट्रेनिंग दिया जाए। ठीक है, टीचर जल्दी, उनको भी 6 महीना ट्रेनिंग दिया जाए, 1 साल ट्रेनिंग दिया जाए, 2 महीने का ट्रेनिंग दिया जाए, ताकि वो बच्चों को और अच्छे से प्रस्तुत कर सके। अगर आप टीचर कमी को झेल रहे हैं, जैसे आज देखिए शिक्षक और विद्यार्थियों के अनुपात बहुत हाँ, ये है, तो इस एक आदर्श अनुपात 40, एक 40 विद्यार्थी में एक टीचर होना चाहिए, लेकिन ये कहाँ हो रहा है और ये संभव ही नहीं दिखता है। तो इसके लिए हमें प्रयास करने होंगे। जी मैम। ओके, अमेजिंग मैम। सो now I would like to ask you if you have any message for our audience you would like to give to them. हम्म, मैम मैं यही कहूंगी कि हमेशा अपनी जिंदगी को अपने तरीके से जिए जरूर, लेकिन अपने लक्ष्य को जरूर निर्धारित करें, अपने शौक को जरूर जारी रखें। लेकिन जो आपका जो रोजमर्रे का जीवन है, आप कैसे अपनी दैनिक आवश्यकताओं की उस तरफ भी ध्यान देना है। हमें कुछ भी करना है जिंदगी में, पहले अपनी जीविका का साधन फिक्स कर लेना है, तभी हम जिंदगी में कुछ कर पाएंगे। चुकी हूँ कि व्यक्ति को अपने इंटरेस्ट के अनुसार अपना फील्ड तय कर लेना चाहिए, और उसके बाद अपने हॉबी को भी जारी रखना चाहिए, क्योंकि जिसमें इंटरेस्ट होता है उसमें हम अच्छे से काम कर सकते हैं। किसी को लिखने में बहुत अच्छा इंटरेस्ट है, किसी को किसी साइंस अच्छा है, किसी का कॉमर्स अच्छा है, किसी का आर्ट्स अच्छा है, उस क्षेत्र में काम, किसी को गाने में बहुत रुचि है, किसी को डांस में बहुत रुचि है, तो उसी में अपना कैरियर ढूंढ ले और उसको आगे की ओर बढ़े, तो वो उस पर ज्यादा अच्छे से काम कर सकते हैं। Amazing मैम, थैंक यू सो मच मैम। नाउ आई वुड लाइक टू आस्क यू कि आपका एक्सपीरियंस एससीएसएच पब्लिकेशन के साथ में कैसा रहा, एंड इफ यू हैव एनी सजेशन फॉर अस सो दैट वी कैन इम्प्रूव आवर सर्विसेज देन डू टेल अस। मैम बहुत अच्छा है, तभी तो तीसरी बार मैंने अपने ऊपर आगे भी करवाऊंगी। दिव्या मैम बहुत कोऑपरेट करती हैं, हर बार तैयार रहती हैं, और अमेजिंग है उनका काम करने का तरीका, सब कुछ बहुत अच्छा है। आप लोग सभी बहुत टीम की तरह काम करती हैं, इसलिए तो किताब राइटिंग पब्लिकेशन इतना बहुत ही शॉर्ट टाइम में इतना अच्छा उन्होंने मुकाम हासिल किया। आप लोग सभी बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। मैम मेरी एक जो बुक आई है, एहसासों की दुनिया, ये, और मैं आपके प्लेटफॉर्म के माध्यम से ये जरूर कहूंगी कि आप लोग सभी इस पुस्तक को लें और पढ़ें।
और मेरी जो सोच है, हर क्षेत्र में जो एहसास होती है, हर हम लोग बहुत तरह के एहसासों से गुजरते हैं। Yes. और चाहे वो किसी भी तरह का हो, धार्मिक हो, राजनीतिक हो, हम लोग हर रोज कुछ ना कुछ अपने सोच में कुछ ना कुछ सोचते हैं। और मैं उसी भाव को, उसी एहसास को अपनी लेखनी के माध्यम से कविता के रूप में व्यक्त करने का प्रयास किया है। और आप लोगों से अनुरोध है कि आप जितना हो सके मेरी किताब को प्रमोट करें। थैंक यू सो मच धन्यवाद। मैम, इट वाज रियली नाइस इंटरैक्टिंग विद यू। ये पूरा इंटरव्यू was very interesting. I got to learn so many new things from you and I think हमारी ऑडियंस ने भी काफी कुछ नया आपसे सीखा होगा। एंड ये बुक भी आपकी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। आई होप बहुत सारे व्यूअर्स एंड रीडर्स इस बुक को रीड करें। सो थैंक यू सो मच मैम फॉर दिस अमेजिंग इंटरव्यू। थैंक यू। थैंक यू।